जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस दे दें चैट बॉक्स में विद अ यस सर और अ प्रेजेंट। गुड मॉर्निंग। We are continuing our discussion of goods and service tax from the previous class। अभी तक हमने 4 लेक्चर्स कवर किए हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है जिसके अंदर हमारा बेसिक इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा एंड हम विंडो नंबर 1 से गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, वो कंटेंट पढ़ना शुरू करने वाले हैं। ब्रीफली जैसा हम हर क्लास में करते हैं, एक बार पहले रिव्यू कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो हम अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए जो रेगुलर स्कीम के अंदर एफसीएम है, आरसीएम है, ईसीओ है और कॉम्पोजिशन स्कीम है, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते देखते जर्नल एंट्रीज पास कर रहे थे ताकि अकाउंटिंग एंगल, ऑडिट एंगल भी कवर हो जाए एंड साथ साथ में हमें जीएसटी का भी फ्लो समझ में आ जाए। तो हमने अर्लियर क्लासेस में जर्नल एंट्री अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्लोज कर लिया था, जिसके यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी के अंदर कुछ 7 स्टेप्स हमने देखे थे। उन 7 स्टेप्स के अंदर हमने कवर किया था कि पहले आईजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी के पेबल के सामने सेट होता है, फिर आईजीएसटी का आईटीसी सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल के सामने सेट होता है इन एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन, जिसमें हमें वो लेना है जिससे हमारा नेट जीएसटी पेबल मिनिमम से मिनिमम आ सके। एंड देन उसके बाद हम चेक करते हैं कि आईजीएसटी का आईटीसी एग्जॉस्ट हो गया। अगर हाँ एग्जॉस्ट हो गया तो उस केस में आप आगे बढ़ते हो, नहीं तो सारे आईटीसी को कर देते हो कैरी फॉरवर्ड। अब क्योंकि एग्जॉस्ट हो गया तो आप कहते हो सीजीएसटी का आईटीसी सेट करो अगेंस्ट रिमेनिंग सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी का आईटीसी सेट करो अगेंस्ट रिमेनिंग एसजीएसटी पेबल। उसके बाद भी आपके 2 स्टेप्स और आते हैं। अगर आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का आईटीसी बच गया होगा तो जिसमें सीजीएसटी आईटीसी जो रिमेनिंग होगा वो रिमेनिंग आईजीएसटी पेबल के सामने सेट होगा और जो एसजीएसटी आईटीसी रिमेनिंग होगा वो लास्ट स्टेप में रिमेनिंग आईजीएसटी पेबल के सामने सेट कर दिया जाएगा। मेन कंक्लूजन ये था कि सीजीएसटी एसजीएसटी के सामने और एसजीएसटी सीजीएसटी के सामने सेट नहीं होता है, दैट इज नॉट अलाउड। इस पूरे चार्ट में हर जगह जहां एसजी लिखा है उसकी जगह कर दोगे यूटी इफ यू आर रजिस्टर्ड इन अ यूनियन टेरिटरी, जिसमें 5 यूनियन टेरिटरीज को हम कवर करते हैं। ये तो मैंने आपको अर्लियर क्लासेस में ही करा दिया था। लास्ट क्लास में आपको क्या डिस्कस करना स्टार्ट किया था? जर्नल एंट्री अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी जो मैंने खरीदा है उस पे रिवर्स चार्ज में मुझे ही जीएसटी भरना है और मुझे ही उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी लेना है। तो हमने एक नंबर के थ्रू इस एग्जांपल को समझा था कि समझो मैंने लाख रुपए की चीज खरीदी है, उसके ऊपर 18% का जीएसटी है, समझो 9000 सीजीएसटी और 9000 एसजीएसटी। तो हमने कहा खरीदते वक्त मैं एंट्री क्या पास करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, सीजीएसटी आईटीसी आरसी 9000, एसजीएसटी आईटीसी आरसी 9000 टू बैंक 1 लाख, टू सीजीएसटी पेबल आरसी 9000 टू एसजीएसटी पेबल आरसी 9000, जिसमें हमने कहा था कि ये जो सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल आरसी वाले हैं ये स्पेशल पेबल्स हैं जो परचेज के वक्त क्रिएट हुए हैं, जिनके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल था दैट यू विल हैव टू पे इट थ्रू बैंक only, you cannot use your input tax credit, चाहे वो कोई भी तरीके का एलिजिबल आईटीसी हो, से फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको से बैंक के थ्रू ही पे करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस। एंड ये जो परचेज पे आपका सीजीएसटी एसजीएसटी आईटीसी क्रिएट हुआ है ये अभी करंटली डॉर्मेंट है, ये अभी आप यूज नहीं कर सकते। ये आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल आरसी को बैंक से पे कर देंगे, तो फिर वो यूजेबल होगा। और यूजेबल भी किसके सामने होगा? किसी ऐसे सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल के जो नॉर्मल चार्ज वाला है, ना कि रिवर्स चार्ज वाला है। तो इस तरीके से 2 मेन बातें हमने नोट के अंदर लिखी थी और पूरा फ्लो देख लिया था। आरसीएम कंप्लीट किया हमने, जो एप्लीकेबल होता है कुछ 19-20 सर्विसेज के अंदर, गुड्स पे एप्लीकेबल होता है बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमने कहा उसके बाद ईसीओ देखना है, पर ईसीओ का हमने जर्नल एंट्री नहीं देखा, खाली इतना समझ लिया ना सप्लायर लायबल होता है ना रेसिपिएंट। जो लायबल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होता है, विच इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ 4 सर्विसेज विच इज नोटिफाइड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 17 के नोटिफिकेशन में वो कवर्ड है। मैंने आपको कुछ ही नोटिफिकेशंस बताए हैं और वो नोटिफिकेशंस याद रखने हैं। जैसे टू बी प्रिसाइज 3 नोटिफिकेशंस आपको बताएं और तीनों रटे हुए होने चाहिए। 12-17 जो सर्विसेज का एग्जेम्पशन बताएगा, 13-17 जो सर्विसेज का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताएगा और 17-17 जो सर्विसेज का ही ईसीओ की लाइबिलिटी बताएगा। इतना कंटेंट कवर करके हमने कहा रेगुलर स्कीम हो गया, अब कॉम्पोजिशन स्कीम पे चलते हैं। एंड कॉम्पोजिशन स्कीम के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स कवर किए हमने पहले एंड देन उसके बाद हमने उसकी जर्नल एंट्रीज पास की थी। फैक्ट्स क्या कवर किए? कॉम्पोजिशन स्कीम यानी आप सेक्शन नंबर 10 में आ रहे हो। सेक्शन नंबर 10 में पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, फिर ही आप
कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शनल है, यानी ये आने पे फायदे भी हैं और नुकसान भी। जो गुड्स वाला है उसके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम होगी जब उसका टर्नओवर 75 लाख तक है या 1.5 करोड़ तक है। 75 लाख तक तब when it is मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, बाकी सब में 1.5 करोड़ रहने वाला है। और अगर सर्विसेज या गुड्स प्लस सर्विसेज का कॉम्बिनेशन है तो 50 लाख का आपका टर्नओवर रहने वाला है। हमने फैक्ट्स क्या पढ़े, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या पढ़े कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम वाला खरीद तो इंटर भी सकता है, खरीद तो इंट्रा भी सकता है, लेकिन आईटीसी मिलने वाला नहीं है, यानी वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, एसेट के रूप में बुक नहीं हो सकता बिकॉज वो सेट नहीं हो सकता। दूसरी बात, बेचते हो तो आप इंटरस्टेट नहीं बेच सकते, आपको सारा का सारा आउटवर्ड इंट्रास्टेट ही निकालना होगा। 1 रुपए का भी इंटरस्टेट करना है तो आपको स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हमने कहा कि अब जो सीजीएसटी एसजीएसटी पे किया जाएगा उसके लिए आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं करोगे, आप अपने पॉकेट से पे करोगे, इसीलिए आप कस्टमर को टैक्स इनवॉइस नहीं बना के दोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई बना के दोगे जिसमें कोई जीएसटी लगा हुआ नहीं होगा। जब पूरा क्वार्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उस क्वार्टर के टोटल अमाउंट के ऊपर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अगले महीने की 18 तारीख तक, यानी साल में कितनी पेमेंट होगी, 4। रिटर्न कितने फाइल होंगे, 1, दैट इज GSTR 4 बाय 30th जून ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 24-25 का रिटर्न फाइल किया जाएगा 30 जून 2025 तक। ये मेन कंटेंट था हमारा, जिसके अंदर अब हमने कहा कि भाई तो टैक्स लगाया कैसे जाएगा, तो हमने कहा टैक्स लगाया जाएगा ट्रेडर के केस में 1%, मैन्युफैक्चरर के केस में 1%, रेस्टोरेंट सर्विस के केस में 5% एंड अदर कोई भी सर्विस में 6%। ये सब डिवाइड बाई 2 होगा क्योंकि सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी भी, आईजीएसटी तो होने वाला है ही नहीं। जिसमें ट्रेडर में एक यूनिक बात क्या थी कि ये जो 1% है वो टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू पे लगेगा, जबकि बाकी सब में टर्नओवर पे लगेगा, मतलब टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई करके जो नंबर आएगा उस पे आपका ये रेट लगाया जाएगा। और ये रेट लगा के जो भी अमाउंट आएगी वो आप अपनी पॉकेट से पे करेंगे, यानी ये आपके पीएनएल के डेबिट साइड दिखाई देगा। एज अ खर्चा आप इसे क्लेम कर सकते हैं जब आप अपने इनकम टैक्स में कैलकुलेशन कर रहे होंगे। इतनी बात हमने कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर कवर करी और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर ली। जर्नल एंट्रीज के अंदर कुछ खास नया नहीं था, खाली हमें इतना ही दिखा कि ये वो टैक्स है जो है तो इनडायरेक्ट टैक्स बट साउंड ऐसे करता है जैसे कि ये डायरेक्ट टैक्स जैसे बिहेव कर रहा है। इतनी बात कंप्लीट कर ली हमने एंड देन मैं आपको बुक में ले आया और बुक में थोड़ा सा वॉक थ्रू कराना स्टार्ट किया। तो कुछ चीजें नॉलेज के लिए वॉक थ्रू कराई जिसमें हमने कवर किया कि जीएसटी लाने की शुरुआत 2004 में की गई थी बाय फॉर्मिंग केलकर टास्क फोर्स। अनाउंस किया गया था हम 1/4/10 से लाएंगे, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करते करते हमने 1 जुलाई 2017 को उसे इंप्लीमेंट कर दिया। आपको अपडेट दिया था कि इस बुक के अंदर आपके जो अमेंडमेंट्स है वो कवर कर रहे हैं अप टू 30th जून 2025, क्योंकि रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं। तो जो फर्दर चेंजेस आएंगे मे एग्जाम्स के लिए वो मैं आपको अलग से नोटिफाई करा दूंगा। टोटल 160 देशों ने जीएसटी लगाया। सबसे पहला देश कौन सा था, फ्रांस, इन द ईयर 1954। उसके बाद हमने कवर किया कि कुछ 5 एक्ट्स हैं और पांचों में अलग अलग चार्जिंग सेक्शन है। आपको तो खाली अपने ही एक्ट पे टिके रहना है। तो सीजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 9 और आईजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 5। फिर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आए, तो उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में कवर किया। एक डुअल जीएसटी होता है जो हम समझते हैं, एक कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होता है जो हम समझते हैं, एंड एक जीएसटी नेटवर्क होता है, वो जो पोर्टल है जिस पोर्टल पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ करना होता है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, पेमेंट हो, ये सब कुछ सारी फ्रंट एंड की सर्विसेज आपको इसी पोर्टल पे मिलती है। इतना यहां तक मैंने आपको कवर कराया था। अब इसके बाद जो कंटेंट है वो आपका प्रॉपर थियरी कंटेंट है। ये थियरी कंटेंट दिया तो आपके फर्स्ट चैप्टर में है, बट ये अच्छे से आपको याद तब होगा या समझ तब आएगा जब आपने जीएसटी काफी पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसके अंदर बोला होगा कि जीएसटी के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सर एडवांटेजेस तो अच्छे से तब समझ आते हैं ना जब पूरा लॉ समझ आता है, क्योंकि लॉ समझ आएगा तभी तो उसके एडवांटेज समझ आएंगे। जीएसटी पोर्टल के फंक्शंस क्या हैं, तो जब पूरा लॉ पढ़ लोगे तो अपने आप जीएसटी पोर्टल के फंक्शन समझ आ जाएंगे। जीएसटी काउंसिल करता क्या है, जब पूरा लॉ पढ़ लोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा जीएसटी काउंसिल करता क्या है। इसका मतलब दिया तो मैंने आपको ये फर्स्ट ही चैप्टर में है, क्योंकि आपकी स्टडी मटेरियल में भी फर्स्ट चैप्टर में है, बट इसे अभी हम नहीं देखेंगे, इसे सही समय आने पे हम देखेंगे। अभी के लिए आप क्या करें, पेज नंबर 4 पे जो आपको कंटेंट दिया है वहां पे लिखें रिमेंबर, पर अभी करना नहीं है। पेज नंबर 5 पे रिमेंबर, जिसमें ये वाला जो टॉपिक है टैक्सेस टू बी सबस्यूम्ड इन जीएसटी, ये मैंने आपको करा दिया है
कि कौन सी चीजें जीएसटी में आई है और कौन सी चीजें जीएसटी में नहीं आई है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्या ये जीएसटी में आएगा? नहीं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या करंटली ये जीएसटी में है? नहीं। करंटली बोला है क्योंकि क्या फ्यूचर में आ सकता है? यस। ऊपर कंप्लीटली बोला है क्योंकि फ्यूचर में भी इसके आने की कोई स्कोप नहीं है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स जीएसटी में तो है, बट इसके ऊपर जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। ऐसे ही ओपियम, इंडियन हेम्प या नार्कोटिक ड्रग्स पे भी जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, क्योंकि वो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरी में आ जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, वो अभी तक हमने कवर नहीं किया है। इसके बाद आप आओ पेज नंबर 6 पे, इस पे भी लिखो रिमेंबर, लेकिन नीचे जो कॉम्पेंसेशन सेस की बात दी है उस पे लिखोगे नॉलेज। कॉम्पेंसेशन सेस के रिलेटेड जो नॉलेज आपको देनी थी वो मैं पहले ही दे चुका हूं। यहां पर जो कंटेंट दिया है वो आपकी रीडिंग के लिए दिया है, आप उसे याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। एक ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है जीएसपी एएसपी, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं। जीएसपी इज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एंड एएसपी इज एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। एक ही चीज को हम या तो जीएसपी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, एएसपी बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, हर महीने आपको जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। जीएसटी के रिटर्न में आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, इसको इतना इतना बेचा। तो सर किसी का बिजनेस अगर 100 करोड़ का है तो उसके लिए तो हर महीने इतनी सारी डिटेल देना कि इसको इतने का बेचा, इसको इतने का बेचा, इसको इतने का बेचना कितना मुश्किल हो जाएगा, एंड उसकी रिटर्न फाइलिंग करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ जीएसपीज और एएसपीज ने क्या किया, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जिन सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप अकाउंटिंग कर रहे होगे, अकाउंटिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली रिटर्न बन जाएगा, यानी आपको रिटर्न अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप फाइल बन जाएगी और उस फाइल को सीधे आपको जीएसटी पोर्टल पे क्या कर देना है, अपलोड, एंड आपका काम हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज एक ही चीज को दो बार करना पड़ता, एक बार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी करना पड़ता और एक बार जीएसटी पोर्टल पे भी करना पड़ता। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इजी कर देते हैं कि आपको अलग से पोर्टल पे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके ही सॉफ्टवेयर में कर दिया जाएगा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को ही क्या बुलाया जाता है, जीएसपी या एएसपी। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में बहुत यूज होता है टैली, तो जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो अपने आप में क्या है, एक जीएसपी या एएसपी। तो आपको डायग्राम बना के दिया है कि एक यूजर को इतनी सारी चीजें करनी थी और जीएसटी सर्वर से इंटरैक्ट करना था, तो देयर बाय इन सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स ने क्या किया, ऐसे एप्लीकेशंस बना दिए या ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स बना दिए जिससे जीएसटी के सर्वर से कनेक्ट हो गया और कनेक्ट हो जाने से टैक्स पेयर का काम बड़ा आसान हो गया। तो दीज आर आईटी और फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज। इतना सा कंटेंट आपको ध्यान में रखना है। कॉम्पेंसेशन से इस वाली बात पे आपने नॉलेज लिख लिया, उसके बाद जो आपको कंटेंट दिया उस पे लिखोगे रिमेंबर, जो अभी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे रख रहे हो रीडिंग, कि क्यों संविधान अमेंड करना पड़ा। तो मैंने आपको बता दी थी ये बात, संविधान इसलिए अमेंड करना पड़ गया क्योंकि पहली बार कोई एक ऐसा टैक्स लगाना था जो पैरेलली सीजी पे भी लगेगा और एसजी पे भी, जबकि इसके अलावा जितने भी टैक्स है हमारे देश में या तो सीजी लगते हैं या तो एसजी लगते हैं या फिर एलए लगते हैं, इसीलिए हमें संविधान अमेंड करना पड़ा। ये बात यहां पर इस प्रोविजन के अंदर प्रोवाइड किया। तो दिस इज जस्ट फॉर योर रीडिंग। उसके बाद पेज नंबर 9 पे आ जाओ, उस पर भी लिख लोगे दिस इज जस्ट फॉर योर रीडिंग। इसमें से बहुत सारी बातें पढ़ा चुका हूं और कुछ बातें जो बाकी है वो अपने आप बाद में कवर हो जाएगी। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 10 पे, अगेन रीडिंग। सर्कल करना आर्टिकल 246A, ये वो आर्टिकल है जिसके थ्रू हमने जीएसटी इंप्लीमेंट किया अपने देश में। ये आर्टिकल नंबर आपको याद रखना है, बाकी चीजें सिर्फ रीड भी करोगे तो भी चलेगा। पूरा नेक्स्ट पेज पे भी आप लिखोगे रीडिंग, पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार रीड करना है, जो आप अभी नहीं करोगे, जब मैं आपको कहूंगा तब आप करोगे। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 12 पे और उस पे लिखो रिमेंबर, जीएसटी काउंसिल के बारे में। दिस इज इंपॉर्टेंट थियरी, एग्जाम में पूछी हुई है और आगे भी पूछी जाएगी। तो अगेन काउंसिल क्या क्या करता है, काउंसिल के क्या क्या काम है, ये सब कुछ अभी नहीं पढ़ने हैं आपको, जब सही समय आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ लिख के रख लो, ये सब रिमेंबर की कैटेगरी में जाएगा। एंड देन आप आ जाते हो पेज नंबर 14 पे। थियरी कंटेंट मैंने सिर्फ एक बार क्विकली आपको वॉक थ्रू कराया है, अभी पढ़ाया नहीं है, जितना पढ़ा दिया उतना बता दिया, बाकी मैं सब पढ़ाऊंगा आपको सही समय आने पे। पेज नंबर 14 पे जो दिया है वो आपने बना लिया था मेरे साथ साथ, दिस इज ऑलरेडी डन। यहाँ पर आपको सिर्फ बना के दिया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, और नीचे आपको उसका टेक्स्ट लिख के दिया है, जो कंटेंट हमने डिस्कस कर लिया उसका टेक्स्ट दिया हुआ है। दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ
मेकिंग वर्किंग नोट। जब आप एग्जाम में वर्किंग नोट बना रहे होंगे तो इसी कंटेंट को लिखेंगे, जिसके अंदर आप समझाएंगे कि आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के सामने यूज होता है, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी के सामने एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन, फिर सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के सामने जाता है, इस तरीके से एसजीएसटी एसजीएसटी के सामने जाता है, और उसके बाद भी अगर बच गया तो आईजीएसटी के सामने जाता है। क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज नॉट अलाउड। यही कंटेंट तो आपको पढ़ाया है, सिर्फ आपको टेक्सचुअल लैंग्वेज में लिख के दिया है। फिर जितने क्वेश्चंस दिए हैं 12 क्वेश्चंस तक, दिस इज ऑल डन। और अब आप पहुंच जाते हो पेज नंबर 21 पे। सीजीएसटी एक्ट शुरू सेक्शन नंबर 1 से आता है। व्हाट डज सेक्शन नंबर 1 सेज? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सो वी विल हैव टू डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया। इंडिया का क्या मतलब होता है? तो इंडिया का डेफिनेशन दिया हुआ है, बॉक्स करना 2 क्लॉज 56 में। इंडिया क्या है 2 क्लॉज 56 में? क्यों ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पहले उसका क्यों समझो, फिर डेफिनेशन समझेंगे हम। इंडिया का इंडिया में ही ट्रांजैक्शन हुआ, इंडिया का इंडिया में ही ट्रांजैक्शन हुआ तो ही उस पे जीएसटी लग सकता है। अगर इंडिया से इंडिया के बाहर हुआ या इंडिया के बाहर से इंडिया हुआ तो उस पे जीएसटी नहीं लगता, उस पे क्या लगेगा? इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी। और अगर इंडिया के बाहर का इंडिया के बाहर ही हुआ तो फिर उस केस में तो ना जीएसटी लग सकता है ना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकता है। इसीलिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिया। इंडिया होता क्या है? तो इंडिया की डेफिनेशन आपको 2 क्लॉज 56 के अंदर दी हुई है, जो नीचे आपको 4 पॉइंट्स लिख के दिए हैं और ऊपर उसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है। सबसे पहले यहां पर लिखो पॉइंट नंबर 1, द टेरिटरी एज पर आर्टिकल विच इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर मैं आपको कहूं इंडिया मतलब क्या, तो आप कहोगे भारत का टेरिटरी। भारत का टेरिटरी मतलब भारत के स्टेट्स और भारत के यूनियन टेरिटरीज। वो भारत का टेरिटरी है, जैसे करेंटली हम जहां बैठे हैं वो भारत का टेरिटरी है। एंड देयर बाय क्या ये इंडिया की डेफिनेशन में कवर होगा? यस। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दैट इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज विच इज डिफाइंड इन संविधान का आर्टिकल नंबर 1, जिसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की बात की है। हम जीएसटी में 31 स्टेट बोलते हैं, बट आर्टिकल 1 में तो यही लिखा है ना कि हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं? 28। और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो ये तो लैंड पार्ट हो गया, बट लैंड पार्ट इंडिया नहीं होता। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 2 लिख रहे हो टीडब्ल्यूआई पे। व्हाट इज टीडब्ल्यूआई? अगर आपको टीडब्ल्यूआई का फुल फॉर्म नहीं पता तो कहीं साइड में लिख लो, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। भारत का पानी, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, भारत का पानी। अगर मैं यहां गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो टेरिटरी में कर रहा हूं, टेरिटरी में कर रहा हूं तो कौन से पॉइंट में कवर हो गया? फर्स्ट पॉइंट में कवर हो गया। समझो मैंने यहां एक शिप में रेस्टोरेंट खोल लिया, एक शिप में रेस्टोरेंट खोल लिया, उसे पानी में पार्क कर दिया, एंकर कर दिया, और वहां रेस्टोरेंट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। ऐसे कई सारी जगहों पे है, सूरत में, मुंबई में, गोवा में, कई जगहों पे आप जाओगे तो पानी में एक शिप ले ली है और उस शिप के अंदर ही क्या खोल दिया है? रेस्टोरेंट। तो सवाल क्या उठा कि ये जो पानी में शिप खोल के रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? तो डिपेंड इस बात पे करेगा कि क्या वो इंडिया में है या फिर नहीं। तो हमें क्या क्लियर किया गया कि इन वाटर्स को क्या बोला जाता है? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। एंड टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी इंडिया का पार्ट होते हैं। सर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कहां तक होते हैं? तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया का डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में नहीं दिया, उसे मैरीटाइम जोन एक्ट में दिया है। और मैरीटाइम जोन एक्ट में लिखा है कि हमारे कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसे टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसका मतलब यहां से 12 नॉटिकल माइल तक जितना एरिया होगा वो क्या होगा? भारत। यानी कि अगर इन एरियाज में सर्विसेज प्रोवाइड की गई है या गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं तो क्या उस पर जीएसटी लग सकता है? यस, बिकॉज वो इंडिया का पार्ट माना जाएगा, दैट इज द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। 12 नॉटिकल माइल, आपकी नॉलेज के लिए, एक नॉटिकल माइल रफली 1.853 किलोमीटर होता है। तो अगर आपको किलोमीटर में इमेजिन करना है तो आप 12 इंटू 1.853 करोगे तो जो रफली 21-22 किलोमीटर का अमाउंट निकल के आएगा वही आपका क्या है? भारत का पानी। इसका मतलब कि अगर मैंने 12 नॉटिकल माइल के बाहर कोई रेस्टोरेंट खोला होगा और वहां सर्विस दे रहा होगा तो क्या वो इंडिया का पार्ट होगा? नहीं। क्या उस पर जीएसटी लग सकता है? नहीं, क्योंकि वो इंडिया की डेफिनेशन के अंदर ही कवर नहीं हुआ। तो देखो पहले पॉइंट में क्या कवर हुआ? हमारा लैंड। दूसरे पार्ट में क्या कवर हुआ? हमारा पानी।
तीसरे पॉइंट में क्या कवर हो रहा है? एयर स्पेस पे लिख रहे हो पॉइंट नंबर 3। एक होता है जमीन पे सर्विसेज गुड्स देना, एक होता है पानी में गुड्स सर्विसेज देना, और एक होता है आकाश में गुड्स एंड सर्विसेज देना। तो व्हाट इज द एयर स्पेस? द एयर स्पेस अबव द टेरिटरी एज वेल एज द एयर स्पेस अबव द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। दोनों क्या माना जाता है? इंडिया। यानी 3 पॉइंट्स हो गए। पहला हमारी टेरिटरी लैंड पार्ट, दूसरा हमारा टेरिटोरियल वाटर्स, और तीसरा हमारी टेरिटरी और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर का आकाश, वो एयर स्पेस भी हमारा इंडिया का पार्ट माना जाता है। इसीलिए देखो थर्ड पॉइंट के बगल में कुछ इस तरीके से दोनों बना के दिया हुआ है, क्योंकि एक किसके ऊपर बना के दिया है? TWI, और एक किसके ऊपर बना के दिया है? टेरिटरी। उन दोनों के ऊपर का जो एयर स्पेस है, वहां अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज दी गई तो उसे भी हम भारत का पार्ट ही मानने वाले हैं। दैट इज द थर्ड पॉइंट। नीचे अगर आप देख रहे हो तो मैंने फर्स्ट पॉइंट ये कवर करा दिया, सेकंड पॉइंट ये कवर करा दिया, और लास्ट पॉइंट ये कवर करा दिया। अभी भी एक पॉइंट बचता है। एक पॉइंट जो बचता है उसके लिए यहां लिखोगे रोमन नंबर 4, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी भारत माना जाता है। नाउ व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि सीबेड एंड द सबसॉइल। हिंदी में आपके लिए इजी कर दूं तो समुद्र की सतह, समुद्र की सतह, द सीबेड एंड द सबसॉइल। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पानी पे, वी आर टॉकिंग अबाउट पानी के नीचे की जमीन। पानी के नीचे की जमीन वो भी भारत माना जाता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल तक उसे भारत माना जाता है। यानी समझो अगर पानी पे सर्विस दी जा रही है, पानी के ऊपर सर्विस दी जा रही है, तो 12 नॉटिकल माइल तक ही भारत है। 12 नॉटिकल माइल के बाद वो भारत नहीं है। लेकिन अगर पानी के नीचे समुद्र की सतह से आप कोई मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसा माना जाएगा कि 200 नॉटिकल माइल तक अगर आपने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो वो कहां एक्सट्रैक्ट किए हैं? इंडिया में। एंड देयर बाय उसके ऊपर क्या एप्लीकेबल हो सकता है? GST एप्लीकेबल किया जा सकता है। देखो मैं हर चीज में ये बोलूंगा हो सकता है, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा होएगा, क्योंकि ये तो खाली सेक्शन 1 है। इसके बाद कितने विंडोज पढ़ने पड़ते हैं? 5। ये तो इंडिया है, खाली इतना ही पता चला ना। मैं श्योर थोड़ी हो सकता हूं किसी भी चीज पे GST लगेगा नहीं, उसके लिए तो 5 विंडोज मुझे पढ़ने पड़ेंगे। यानी चौथा पॉइंट हो गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ अप टू 200 नॉटिकल माइल। एक्चुअली में एज पर मैरीटाइम जोन एक्ट 200 नॉटिकल माइल तक की एरिया को बोला जाता है EEZ। व्हाट इज EEZ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसे EEZ बोला जाता है 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी को। और 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी का जो नीचे का सीबेड है उसे क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को इंडिया नहीं बोल रहे हैं, हम किसको इंडिया बोल रहे हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक के कॉन्टिनेंटल शेल्फ को हम इंडिया बोल रहे हैं। बेसिकली इससे कवर क्या होते हैं? ऑयल रिग्स कवर होते हैं, टरबाइन सिस्टम कवर होते हैं, फिर से कितनी बातें कवर हुई है? 4। ये इंडिया की डेफिनेशन कंप्लीट होने आई। पहला द टेरिटरी, दूसरा द टेरिटोरियल वाटर्स, तीसरा द एयर स्पेस अबव द टेरिटरी एज वेल एज द टेरिटोरियल वाटर्स, एंड चौथा द कॉन्टिनेंटल शेल्फ दैट इज द सीबेड इन द सबसॉइल अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन यानी जो आपका कोस्ट होता है, कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक। इस 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो नॉलेज के लिए, बाकी आपके लिए कवर सिर्फ क्या किया जाता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसे क्या माना जाएगा? इंडिया। इंडिया यानी इसके बगल में लिखो दिस इज ऑल्सो नोन एज द टैक्सेबल टेरिटरी। लिखा हुआ है उसे सर्कल कर दो, टैक्सेबल टेरिटरी। इफ इट इज नॉट इंडिया देन इट इज एनटीटी। ये आगे मैं यूज करूंगा। एंड इफ इट इज इंडिया इट इज TT। व्हाट इज TT? टैक्सेबल टेरिटरी। व्हाट इज एनटीटी? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जो भारत नहीं है उसे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बोला जाता है। तो समझना, टैक्सेबल टेरिटरी का टैक्सेबल टेरिटरी में ही हुआ, टैक्सेबल टेरिटरी का टैक्सेबल टेरिटरी में ही हुआ, तो क्या लग जाएगा? GST। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी हुआ, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी हुआ तो इंपोर्ट। टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हुआ, टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हुआ तो एक्सपोर्ट। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही है तो कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि वो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है।
तो हमें तो मतलब उससे होगा जब हमारा टीटी भी इंडिया में आएगा और जहां सर्विसेज या गुड्स दिए वो भी इंडिया में आएगा। जैसे कि हम क्या टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड हैं? यस। और क्या हम आपको सर्विसेज भी टैक्सेबल टेरिटरी में दे रहे हैं? यस। यानी देने वाला भी टीटी में है और रिसीव करने वाला भी टीटी में है, तो इस पे क्या लग सकता है? जीएसटी। लेकिन अगर समझो मैं ऑस्ट्रेलिया से बैठ के आपको पढ़ा रहा होता तो देने वाला तो एनटीटी में होता लेकिन रिसीव करने वाला टीटी में होता, तो उस पे किसकी बात करते? इंपोर्ट ड्यूटी। और अगर समझो मैं इंडिया में बैठा हूं और आप लोग ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं और मैं यहां से आपको ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा हूं, तो फिर टीटी किसको प्रोवाइड कर रहा है? एनटीटी को, तो उस पे क्या लग सकता है? एक्सपोर्ट ड्यूटी लग सकता है। और अगर हम सब ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, मैं भी एनटीटी में हूं, आप भी एनटीटी में हैं, तो ना जीएसटी लगेगा, ना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, क्योंकि वो किसका जुरिस्डिक्शन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया उस पे जो करना है करेगा। सर आपके सिलेबस में इंटर लेवल पे सब कुछ टीटी में ही होना है ना, क्योंकि एनटीटी टू टीटी हुआ तो इंपोर्ट हो जाएगा और टीटी टू एनटीटी हुआ तो एक्सपोर्ट, और वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। यानी आपके लिए ये डेफिनेशन एग्जाम एंगल से हम देखने जाए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली थियरी कवरेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होना चाहिए, मेरे साथ लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हो क्योंकि याद करना है हमें। पहला क्या? टेरिटरी। दूसरा क्या? टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल होता है। तीसरा, द एयर स्पेस अबव द टेरिटरी as well as the territorial waters of India. चौथा, the continental shelf, that is the seabed and the subsoil up to the exclusive economic zone which is 200 nautical miles from the baseline. यानी देखो 12 नॉटिकल माइल तक तो सब कुछ ही आ गया, पानी पे भी आ गया और पानी के नीचे भी आ गया, लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाद लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक यानी 188 नॉटिकल माइल जो है आपके, उसमें पानी के ऊपर नहीं आएगा, पानी के सिर्फ नीचे जो सतह से आप चीजें निकालोगे खाली उसी के ऊपर हम जीएसटी की बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी टैक्सेबल टेरिटरी का पार्ट होगा। तो हमने इंडिया डिफाइन किया सेक्शन नंबर 1 में, और सेक्शन 1 डिफाइन कर दिया तो सेक्शन 2 शुरू हो चुका है, क्योंकि सेक्शन 2 हमने कहा था किसके बारे में बात करेगा? डेफिनेशंस। और पहली डेफिनेशन पढ़ ली ना आपने, 2 क्लॉज 56 which defines India। तो हमने इंडिया को डिफाइन कर लिया है। याद रखने के बहुत तरीके होते हैं, आप तरीके बना लो तो हर चीज याद रखी जा सकती है। जैसे कि मैंने 56 हमेशा ऐसे याद रखा था कि भारत का 56 इंच का सीना है, ऐसे ही याद रखा था। तो 2 क्लॉज 56 करके ध्यान में रह गया कि डेफिनेशन ऑफ इंडिया। मोदी जी बोलते रहते हैं ना बार बार, आज भी लाल किला से बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, तो उन्होंने ही काफी बार कहा है कि भारत का 56 इंच का सीना है, इसीलिए 2 क्लॉज 56 में डिफाइन किया गया है इंडिया। वो कोइंसिडेंटली बैठ गया है, ऐसे थोड़ी सोच के बनाया था 56 में ही डिफाइन करेंगे, वो बैठ गया, क्योंकि सेक्शन 2 में तो क्या डेफिनेशन अल्फाबेटिकली है। अल्फाबेटिकली कंपनीज एक्ट में भी देखा होगा आपने, अल्फाबेटिकली है, तो वो अल्फाबेट में बैठ गया कि 2 क्लॉज 56 की क्या है? डेफिनेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक डेफिनेशन हमने कवर की, और अब मैं चार्जिंग सेक्शन पे आ सकता हूं। तो टेक अ फ्रेश पेज, कीप इट लैंडस्केप, हेडिंग डालो सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 5। हमारे विंडो 1 पे पहुंचने के लिए हम चार्जिंग सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 5 आप एक लैंडस्केप पेज पे टाइटल डाल रहे हैं। पांच पार्ट्स कर दें। 9 सबसेक्शन 1, 5 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2, 5 सबसेक्शन 2, 9 सबसेक्शन 3, 5 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 5 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 5, 5 सबसेक्शन 5। पूरा कॉपी पेस्ट है, इसलिए दोनों चार्जिंग सेक्शन एक साथ लिखा रहा हूं। जनरल चार्जिंग सेक्शन, जनरल चार्जिंग सेक्शन। जनरल चार्जिंग सेक्शन मतलब एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इन सब वजहों से ही मैंने आपको इतने डिटेल में इंट्रो दिया है, ताकि ये सब लिखते वक्त पता चले। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म 9 सबसेक्शन 1 में 4 विंडोज कवर्ड है। विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, विंडो 4, साथ साथ
विंडो 1 गुड्स एंड सर्विसेज, विंडो 2 सप्लाई, विंडो 3 नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई, विंडो 4 टैक्सेबल पर्सन। अगर ये 4 विंडोज पार हो जाती है, 4 विंडोज पार हो जाती है, इसका मतलब आपने जो सप्लाई की है उसे बोला जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई 4 विंडोज पार हो जाती है तो, यानी चारों में से आप किसी से भी नहीं निकल पाए। लेकिन सर 4 विंडोज के बाद तो एक और विंडो आती है, फिफ्थ विंडो, और फिफ्थ विंडो इज सेक्शन नंबर 11, इसीलिए मैंने इसे अलग से मेंशन किया। फिफ्थ विंडो इज सेक्शन नंबर 11। अगर फिफ्थ विंडो से बाहर निकल गए तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं रह जाएगी, उसका नाम अपडेट होके क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई। और अगर नहीं निकल पाए तो वो टैक्सेबल सप्लाई ही रह जाएगी। कॉन्सेप्चुअली जरूरी है, 4 विंडोज पार हो गई यानी नहीं निकल पाए तो आपका नाम क्या हो गया, टैक्सेबल सप्लाई। पांचवी से भी नहीं निकल पाए तो नाम टैक्सेबल सप्लाई ही रह जाएगा। लेकिन अगर पांचवी से बाहर निकल गए तो आपका नाम टैक्सेबल से अपडेट होके क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई आपका हो जाएगा, नाम अपडेट कर दिया जाएगा। दैट इज 9151। सर फर्क कितना होगा, 91 में इंट्रा स्टेट कवर्ड है और 51 में इंटरस्टेट कवर्ड है, और कोई फर्क नहीं है। अगर आपको सेक्शन 9151 में नहीं जाना तो आप इसे छोड़ दीजिए और सेक्शन 10 में चले जाइए, विच इज एन ऑप्शनल चार्जिंग सेक्शन। यू नो अबाउट कॉम्पोजिशन स्कीम, कि आप ये सब विंडोज विंडोज छोड़िए और सीधे कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाइए। अब जैसे ही मैं इतनी बात बताता हूं, मन में कुछ कंफ्यूजन आ सकती है, इसीलिए इस कंफ्यूजन को सॉर्टेड रखने के लिए मैं इसका एक अलग से चार्ट बना रहा हूं। इस पेज से बाहर आ जाओ, इस पेज पे वापस आएंगे और एक और लैंडस्केप पेज ले लो एंड उसमें लिखो, टाइटल डालो अंडरस्टैंडिंग द फ्लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो बना रहा हूं मैं, जिसको लॉजिकली पढ़ना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। जिसको रटना है उसके लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द फ्लो 9 सबसेक्शन 1, 5 सबसेक्शन 1। सबसे पहले पढ़ा जाता है विंडो 1, 2 और 3। अगर ये तीनों विंडो किसी ने पार कर ली, किसी ट्रांजैक्शन ने पार कर ली, तो उस ट्रांजैक्शन का नाम अपडेट करके उसे बोला जाता है सप्लाई। सुना होना चाहिए मैंने क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी विंडोज पार कर ली, तो 3। यानी विंडो 1 पे खटकाया, क्या गुड्स एंड सर्विस है, यस। विंडो 2 पे खटकाया, क्या सप्लाई है, यस। विंडो 3 पे खटकाया और नेगेटिव लिस्टेड सप्लाई नहीं है, इसका मतलब तीनों विंडोज पार हो गई, आप नहीं निकल पाए, तो आप क्या बन चुके हो, सप्लाई। सप्लाई को जीएसटी की दुनिया में बोला जाता है टैक्सेबल इवेंट। एंड कोई चीज सप्लाई तब बनती है जब आप सेक्शन 7, सेक्शन 8, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 ये सब पढ़ लेते हैं। अगर कोई चीज विंडो 1, 2, 3 से ही बाहर निकल गई तो वो सप्लाई ही नहीं है। सर समझना, अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो वो टैक्सेबल सप्लाई कैसे बन सकती है, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई कैसे बन सकती है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कैसे बनती है, क्योंकि वो तो सप्लाई ही नहीं है, वो तो सप्लाई ही नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज सप्लाई है तो फिर आप क्या पढ़ोगे, विंडो नंबर 4। और विंडो 4 कहेगा क्या आप एक टैक्सेबल पर्सन हैं या आप एक नॉन टैक्सेबल पर्सन हैं। अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन हैं
तो आप जो सप्लाई कर रहे हैं उस सप्लाई का नाम अपडेट होके हो जाएगा टैक्सेबल सप्लाई। और अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है तो आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसका नाम अपडेट होके हो जाएगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सुनना, मेरी बात पे ध्यान देना। कोई चीज गुड्स ही नहीं है, सर्विसेज ही नहीं है, ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है, तो आप क्या बोलोगे? वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, या आप ये बोलोगे वो सप्लाई ही नहीं है? वो सप्लाई ही नहीं है। कोई चीज गुड सर्विस तो है और वो कंसिडरेशन के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है, तो वो क्या बन चुकी है? सप्लाई। लेकिन मेरा टर्नओवर इतना छोटा है कि मैं जीएसटी नहीं लगाने वाला, मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो वो सप्लाई तो है पर वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और कोई चीज सप्लाई और मेरा टर्नओवर इतना बड़ा है कि मुझे जीएसटी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं, तो वो सप्लाई कैसी बन जाएगी? टैक्सेबल सप्लाई। जो विंडो 4 देख के पता चलता है। इसीलिए सेंटर में आपने विंडो 4 लिख के लेफ्ट साइड क्या लिखा कि वो टैक्सेबल सप्लाई बनेगा, और राइट साइड क्या लिखा? वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई बनेगा। कुछ नॉन टैक्सेबल सप्लाईज के बारे में तो आप पहले से जानते हो। अल्कोहल, पेट्रोल, एक्सेट्रा, इनके बारे में तो हमने पहले ही एस्टैब्लिश कर लिया था कि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, यानी इसके लिए तो विंडोज विंडोज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी तक इस चार्ट में विंडो 5 की एंट्री नहीं हुई। जहां टैक्सेबल सप्लाई लिखा है लिखो वहां, बट विंडो 5 ने उसे एग्जेम्प्ट कर दिया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 1217, तो फिर उसका नाम फिर अपडेट हो जाएगा और उसका नाम अब क्या बन जाएगा? एग्जेम्प्ट सप्लाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब इसके कंक्लूजन में आने वाली है, बट उससे पहले इतना क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 पार होता है तो क्या बनता है? सप्लाई। टैक्सेबल पर्सन अगर वो सप्लाई कर रहा है तो क्या होता है? टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल पर्सन अगर वो सप्लाई कर रहा है तो क्या होता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल पर्सन उस सप्लाई को कर तो रहा है, बट वो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है कि इस पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तो वो टैक्सेबल सप्लाई होने के बावजूद क्या बन गई? एग्जेम्प्ट सप्लाई बन गई। यानी आपके सामने आप देखो तो 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं: टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई। और तीनों में फर्क दिखना चाहिए आपको कि फर्क कैसे क्रिएट हो रहा है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नॉन टैक्सेबल सप्लाई से एक एरो खींचो एग्जेम्प्ट सप्लाई की तरफ और लिखो एवरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज exempt supply, but every exempt supply is not non-taxable supply. Every non-taxable supply is an exempt supply, but every exempt supply is not a non-taxable supply. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। आपको मैंने क्या बोला? हर नॉन टैक्सेबल सप्लाई को आप क्या बुला सकते हो? एग्जेम्प्ट सप्लाई। चलेगा। लेकिन क्या हर एग्जेम्प्ट सप्लाई को आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई बुला सकते हो? नहीं। एवरी नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, बट एवरी एग्जेम्प्ट सप्लाई इज नॉट अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई एंड देयर बाय इट इज ऑल्सो एन एग्जेम्प्ट सप्लाई। चलेगा। मैं स्कूल चला रहा हूं, बच्चों से फीस ले रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यही मेरा काम है। स्कूल चला रहा हूं, बच्चों से फीस ले रहा हूं, क्या गुड्स एंड सर्विसेज में आ गया? यस। बच्चों से फीस ले रहा हूं, यही मेरा काम है, क्या सप्लाई बन गया? यस। क्या इसे नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाला हुआ है? नहीं। यानी कि क्या ये सप्लाई है? यस।
मेरा टर्नओवर तो सर 2-4 करोड़ हो चुका है, तो क्या मैं टैक्सेबल पर्सन बन चुका हूं? यस। यानी मैं कैसी सप्लाई कर रहा हूं? टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन जब मैंने नोटिफिकेशन नंबर 12-17 पढ़ा तो उसमें लिखा था स्कूल की फीस क्या होती है? एग्जेम्प्ट। तो मैं टैक्सेबल सप्लाई से क्या बन गया? एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या मैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई बन गया? नहीं। I am an exempt supply, but I am not a non-taxable supply. Every non-taxable supply is an exempt supply, but every exempt supply is not a non-taxable supply. सर फर्क क्या पड़ेगा वो तो फ्यूचर में पता चलेगा आपको, क्योंकि आगे जाके किसी सेक्शन में लिखा होगा कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल है, किसी जगह लिखा होगा ये सिर्फ नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे एप्लीकेबल है, तो फर्क पड़ जाएगा ना। जैसे आगे जाके आप एक बात पढ़ोगे, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई कर सकता है। समझ आती है बात? इसका मतलब नॉन कॉम्पोजिशन वाला अल्कोहल नहीं बेच सकता, कॉम्पोजिशन स्कीम वाला अल्कोहल नहीं बेच सकता, पेट्रोल डीजल नहीं बेच सकता, लेकिन क्या वो स्कूल चला सकता है? यस। क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई तो कर सकता है, बट क्या नहीं कर सकता? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो हर नॉन टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई, बट हर एग्जेम्प्ट सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आगे जाके हमें बहुत काम लगेगी कई जगहों पे। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल हो जाता है हमारा। ये मैंने आपको वापस क्या इंट्रोड्यूस कर दिए हैं? 5 विंडोज वापस आपके सामने निकल के आ चुके हैं। जैसे ही मैं आपको ये 5 विंडोज का फ्लो समझा रहा था, एक वर्ड पे आपका ध्यान जाना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन, और यहां ध्यान जाना चाहिए नॉन टैक्सेबल पर्सन। तो मुझे इसका भी आपको फ्लो समझाना है। एक और पेज लो, इस बार पोर्ट्रेट पेज लो, टेक अ पोर्ट्रेट पेज, और फिर से टाइटल डालो अंडरस्टैंडिंग द फ्लो। अंडरस्टैंडिंग द फ्लो, ये सब अगेन हमारे फंडामेंटल्स हैं। जितने फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे उतना आगे का कंटेंट इजी लगेगा। सबसे पहले तो पर्सन बनो, 2 क्लॉज 84। सबसे पहले कोई आदमी पर्सन बनता है जीएसटी की दुनिया में। पर्सन में कौन कौन आता है सर? जो जो सोच सकते हो सब आते हैं। मतलब आप इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, जो सोचना है सोचो, सब आते हैं। एवरीवन इज अ पर्सन। ऐसा कोई नहीं है जो पर्सन नहीं है, यहां तक कि भगवान भी पर्सन है, बिकॉज इसमें लिखा आइडल, डीटीज, जितने भी है सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। एवरीथिंग इज अ पर्सन। बट पर्सन होने से कुछ नहीं होगा, होगा तब जब वो पर्सन क्या बनेगा? टैक्सेबल पर्सन। इसका मतलब पर्सन तो सब बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ पर्सन्स क्या बनेंगे? टैक्सेबल पर्सन, और बाकी बनेंगे नॉन टैक्सेबल पर्सन। जो नॉन टैक्सेबल पर्सन होंगे वो फ्री हो जाएंगे, बोले हमको कोई मतलब नहीं है जीएसटी से, क्योंकि हम लोग नॉन टैक्सेबल पर्सन है। लेकिन जो टैक्सेबल पर्सन है, विच इज डिफाइंड इन 2 क्लॉज 107, उस पर जिम्मेदारी होगी। क्या जिम्मेदारी होगी टैक्सेबल पर्सन की? कि वो फॉरेन रजिस्टर्ड पर्सन बने। यानी टैक्सेबल पर्सन या तो रजिस्टर्ड होगा या नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होगा। रजिस्टर्ड पर्सन इज डिफाइंड इन 2 क्लॉज 94। ये सब याद नहीं रखना है, सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा रहा हूं। समझो, पर्सन तो सब बन गए, पर्सन तो सब बन गए। टैक्सेबल पर्सन वही बने होंगे जिनका टर्नओवर 10, 20, 40 एज द केस में भी से ज्यादा होगा, तो आप टैक्सेबल पर्सन बन गए। अगर आपका टर्नओवर 10, 20, 40 क्रॉस ही नहीं हुआ तो आप क्या है? नॉन टैक्सेबल पर्सन। आपको फर्क ही नहीं पड़ता जीएसटी एक्ट से, क्योंकि आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो कैसी सप्लाई बन जाएगी? नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन बन गए, यानी आपको क्या ले लेना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। अब टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, और उसने ले लिया तो उसे टैक्सेबल पर्सन बुलाने की जगह क्या बुलाने लग जाओगे? रजिस्टर्ड पर्सन। बट रजिस्ट्रेशन ले लेना था फिर भी लिया नहीं, तो उसे क्या बुलाओगे? नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। सर सिंपल भाषा में बोले तो चोर। सरकार इसे चोर बोलेगी, क्योंकि व्हाट इज द लॉ? इफ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन यू शैल मेक योर सेल्फ रजिस्टर्ड, बट यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ रजिस्टर्ड। इसका मतलब यू आर स्टिल अ टैक्सेबल पर्सन, but you are not paying GST to the government,
एंड देयर बाई अब सिर्फ सरकार जीएसटी वसूलने नहीं आएगी, साथ साथ में क्या वसूलने आएगी? इंटरेस्ट, साथ साथ में क्या वसूलने आएगी? पेनल्टी। क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिए जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए थे? एंड देयर बाई इट इज एन ऑफेंस, जो हमने राइट साइड लिखा है। अब जो पर्सन रजिस्टर्ड है, अगेन उसके भी दो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन। क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसने बोला यार मेरे को इतनी मगजमारी नहीं चाहिए, महीने महीने की मगजमारी, मुझे सिंपल चाहिए कि मैं क्वार्टरली क्वार्टरली पे कर दूंगा, अपनी पॉकेट से पे कर दूंगा, ज्यादा रिटर्न विटर्न फाइल नहीं करने हैं, तो मैं कॉम्पोजिशन में आ गया। तो फिर उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाएगा? 10। और उसने बोला नहीं नहीं मैं तो कॉम्पोजिशन में नहीं आऊंगा, या फिर मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, तो सेक्शन 9 लग जाएगा। ये दोनों सेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या तो 9 लगेगा या तो 10 लगेगा। जैसे जब आप सेक्शन 10 को बैर एक्ट में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 9, मतलब इफ मुझे पढ़ रहे हो तो सेक्शन 9 को भूल जाओ, सेक्शन 9 किसी काम का नहीं है। आपको मैंने पूरा फ्लो बनाया है किसी भी पर्सन का कि एंड टू एंड फ्लो किस तरीके से जाएगा। सबसे पहले पर्सन में तो सब आ जाएंगे, जैसे कि मैं आ गया पर्सन के अंदर एज एन इंडिविजुअल में आ गया, पेनॉर्मिक एजुकेशन आ गया पर्सन के अंदर, तो सब आ गए। अब मेरा टर्नओवर क्रॉस कर गया या पेनॉर्मिक एजुकेशन का टर्नओवर क्रॉस कर गया, तो हम क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल पर्सन। नहीं हुआ तो हम क्या रह जाएंगे? नॉन टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन बन गए तो इमीडिएटली क्या लेना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22 से 30 REG1 भरना पड़ेगा, पार्ट ए भरना पड़ेगा, पार्ट बी भरना पड़ेगा, और 7 वर्किंग डेज में क्या मिल जाएगा? REG6। बताया था ना आपको सब। तो रजिस्टर्ड बन गए। रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो आप एक नंबर के चोर हो, आप क्या कहलाओगे? नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, विच इज एन ऑफेंस। रजिस्टर्ड बन गए तो भी तो चॉइस है आपके पास कि आप किस में आ सकते हो? कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर एलिजिबल हुए तो आ गए तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन नंबर 10। आ ही नहीं या फिर एलिजिबल ही नहीं थे तो कौन सा सेक्शन रह जाएगा? सेक्शन नंबर 9। यानी 9 और 10 क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसी डायग्राम के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज और डाली जा सकती है। नॉन टैक्सेबल पर्सन से एक एरो खींच के रजिस्टर्ड पर्सन पे बनाओ। नॉन टैक्सेबल पर्सन से एक एरो खींच के रजिस्टर्ड पर्सन पे, कि नॉन टैक्सेबल था फिर भी सामने से रजिस्ट्रेशन ले लिया। ऑप्शन टू टेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। ये कॉन्सेप्ट भी समझाया था आपको। हमने बोला नहीं था रजिस्ट्रेशन लेने को, फिर भी सामने से ले लिया, वॉलंटरली ले लिया। ले सकते हैं। जैसे ही आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लोगे आप सीधे क्या कहलाओगे? रजिस्टर्ड पर्सन। फिर तुम टैक्सेबल थे या नहीं थे हमको कोई मतलब ही नहीं, और एक बार रजिस्टर्ड पर्सन बन गए मतलब तुम्हें वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि तुम लायबल थे, एंड देयर बाई जीएसटी भी तरीके से पे करो, आईटीसी भी लो, सारे काम प्रॉपर तरीके से करो। हाँ, कॉम्पोजिशन में आना है आ जाओ, या नॉन कॉम्पोजिशन में रहना नॉन कॉम्पोजिशन में रहो, वो तुम्हारी इच्छा। पर तुम तुम्हारी इच्छा से रजिस्ट्रेशन ले लोगे तो सीधे तुम्हारा स्टेटस क्या बन जाएगा? रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाओगे। ये सब मैंने आपको ये पिछले वाले चार्ट के टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल के फंडे समझाने के लिए किया, और ये वाला चार्ट मैंने आपको यहां जो 9151 में लिखा उसे समझाने के लिए किया कि 4 विंडोज और 5 विंडोज का क्या मतलब होता है आपका। एंड ये 9151 हो जाता है तो हम 9252 पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि पेट्रोलियम क्रूड MS HSD CNG और ATF, these are non taxable supply till notified by GST Council. Petroleum crude, MS, HSD, CNG, ATF are non-taxable supply till they are notified by GST Council. पढ़ा चुका हूं आपको मैं ये बात। 9252 में लिखी है। 92 में लिखा है कि इंट्रा स्टेट हुआ तो भी जीएसटी नहीं लगेगा, 52 में लिखा है इंटर स्टेट हुआ तो भी जीएसटी नहीं लगेगा उस दिन तक जिस दिन तक हम इसे क्या नहीं कर देते? नोटिफाई। कितने आइटम्स ऐसे हैं? 5। पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल,
and CNG compressed natural gas and ATF aviation turbine fuel, इन 5 चीजों को, ये सब एक साथ ही बनते हैं, रिफाइनरी का ही पार्ट होते हैं ये। तो ये जो 5 चीजें हो गई आपकी, इनको बाहर रखा हुआ है, इन पे अभी तक हमने जीएसटी नहीं लगाया। तो 9252 तो सॉर्टेड है। 9353 या 9454 के लिए साथ में लिखो दे कवर आरसीएम। कि कौन से गुड्स पे आरसीएम लगेगा, कौन से सर्विसेज पे आरसीएम लगेगा। गुड्स का नोटिफिकेशन है 417, सर्विसेज का नोटिफिकेशन है 1317/1017। 1317/1017। 417 को तो कट कर दो, गुड्स तो आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ सर्विसेज है। अब मैंने दो क्यों लिखे, 1317 सीजीएसटी एक्ट का नोटिफिकेशन है और 1017 आईजीएसटी एक्ट का नोटिफिकेशन है, बट अंदर कंटेंट सेम है, क्योंकि एक ही मुद्दों को दोनों एक्ट में बताना पड़ेगा कि सीजीएसटी में भी रिवर्स चार्ज है और आईजीएसटी में भी रिवर्स चार्ज है, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 1317 और 1017 एक सीजीएसटी का है और एक आईजीएसटी का है, और कोई फर्क नहीं है। 9555 ईसीओ की बात करते हैं, और ईसीओ सिर्फ सर्विसेज में है। 1717 और 1417 इसकी तो सर्विसेज बताई हुई है आपको, 4 सर्विसेज। 1717 सीजीएसटी के लिए है और 1417 में भी वही 4 सर्विसेज लिखी है, बट वो आईजीएसटी के लिए है। मैं चार्जिंग सेक्शन पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, उसके पहले ओवरव्यू दिया है आपको। आपसे पूछा जाए सीजीएसटी एक्ट में कितने चार्जिंग सेक्शन हैं, सीजीएसटी एक्ट में कितने चार्जिंग सेक्शन है, ध्यान देना, सीजीएसटी एक्ट में कितने चार्जिंग सेक्शन है, 2, सेक्शन 9 और सेक्शन 10। दोनों में से चॉइस है कि आप 9 में रहना चाहते हैं या 10 में रहना चाहते हैं। आईजीएसटी एक्ट में कितने चार्जिंग सेक्शन है, 1, सेक्शन नंबर 5। क्यों पता चलना चाहिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम वाला इंटरस्टेट कर ही नहीं सकता, तो आईजीएसटी एक्ट में क्यों होगा कॉम्पोजिशन स्कीम का कोई चार्जिंग सेक्शन, लेकिन सीजीएसटी एक्ट में तो हो सकता है ना। एंड इसीलिए सेक्शन 9 और सेक्शन 10 है, जो दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो 10 की तो बात अभी हम करेंगे ही नहीं, तो 10 को तो साइड में लिख के आपने निकाल दिया एक बार के लिए। आपका फोकस आ गया 9151, 9252, 9353, 9454 एंड 9555। कॉपी पेस्ट है पूरा, सिर्फ इंट्रा इंटर लिखा हुआ है और कोई भी फर्क नहीं है, एक वर्ड का भी फर्क नहीं, सिर्फ इंट्रा इंटर का फर्क है। 9151 आपके मेन 4 विंडोज हैं, मेन 4 विंडोज हैं जो एफसीएम की बात करते हैं। और अगर एग्जामिशन हुआ तो कौन सा सेक्शन पढ़ोगे, सेक्शन नंबर 11। ऑफ कोर्स सेक्शन 11 के बगल में स्लैश सेक्शन 6 भी स्टार बना देना। सेक्शन 11 सीजीएसटी का है और सेक्शन 6 आईजीएसटी का है। जिन 5 विंडोज को समझाने के लिए मैंने आपको 2 चार्ट्स बनाए प्रॉपर, कि टैक्सेबल सप्लाई क्या है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है, टैक्सेबल पर्सन क्या है, नॉन टैक्सेबल पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन क्या है, नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन पर्सन क्या है, रजिस्टर्ड नॉन कॉम्पोजिशन पर्सन क्या है। ये सारी बातें हमने कवर की 9151 से। 9252 तो खत्म हो गया, इसमें पढ़ाना क्या है कि पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जब तक हम बताएंगे नहीं, तो अभी तो लगा ही नहीं है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। 93945354 लिस्ट बताएंगे 19-20 सर्विसेज की, जिसपे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताया है आपको। इंश्योरेंस पे लगता है, कि इंश्योरेंस एजेंट पे लगता है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर पे लगता है, ऐसे टोटल 20 सर्विसेज होगी। और 9555 क्या बताएंगे कि किन चीजों पे ईसीओ लगेगा, ईसीओ कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा, तो वो सिर्फ 4 सर्विसेज पे लगता है, जिसमें है ही सर्विसेज पे, इसलिए गुड्स का तो नोटिफिकेशन ही नहीं है। तो सर्विसेज के अंदर आपने कहा एक थे 1717 है और एक 1417, जो चारों सेम ही है, सिर्फ एक सीजीएसटी का नोटिफिकेशन और एक आईजीएसटी का नोटिफिकेशन है। मैं आपको 2 दिन से कह रहा हूं 4 बातें पढ़ानी है, और वो चारों बातें आपको यहां दिखनी चाहिए। Regular scheme FCM, regular scheme FCM is 91, regular scheme FCM is 91, regular scheme RCM is 9394, regular scheme ECO is 95, and composition scheme is section number 10. पूरा सामने स्ट्रक्चर ही तो तैयार हुआ है अभी हमारा पहला एजेंडा सिर्फ क्या करना है, पहले कवर 91, यानी पहले 91 होगा, फिर 93, 94, 53, 54, 95, 55 और सेक्शन 10 की हम बातें करेंगे। तो बुक में आ जाओ, जहां पे आपका कंटेंट पेज नंबर 22 से शुरू हो रहा है, सेक्शन नंबर 9 ऑन पेज नंबर 22। पहले 9 सब सेक्शन 2 देखो, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, बेसिकली डीजल और पेट्रोल, natural gas and ATF shall be levied from the date notified by the government on recommendation of council। तो आप यहां बगल में सिर्फ लिख दोगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई है ये।
चार्जिंग सेक्शन ने इसे निकाल दिया। 9(3) अभी पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ लिखोगे RCM। 9(4) अभी पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ लिखोगे RCM। और ऐसे ही 9(5) अभी पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ लिखोगे ECO। अभी तो आपको क्या पढ़ाऊंगा, 9(1) पढ़ाऊंगा। हालांकि 9(1) की सब बातें पता है आपको, सिर्फ आप टेक्स्ट रीड कर रहे हो, पढ़ाया हुआ सब है मैंने आपको। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, क्योंकि सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, पेट्रोल वगैरह पे जीएसटी लगने वाला नहीं, तो वही लैंग्वेज है वो खाली कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस सबसेक्शन 2 देयर शैल बी लीविड अ टैक्स कॉल्ड CGST। CGST ऑन व्हाट? ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सेक्शन 8 ऑफ IGST में पता चलेगा और सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ CGST में पता चलेगा। ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स 2 क्लॉज 52 में पता चलेगा, सर्विस 2 क्लॉज 102 में पता चलेगा। एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन consumption and undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit which is used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption. This is written in the article 366 of our constitution। पढ़ा दिया था मैंने आपको। दो चीजें बाहर हुई है। क्या दो चीजें बाहर हुई है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होने वाला ENA या फिर RS जो क्या होना चाहिए, अनडीनेचर्ड होना चाहिए। तो लैंग्वेज के साथ आपको समझाया था, ENA और RS तो रॉ मटेरियल है और ENA और RS अनडीनेचर्ड होना चाहिए। अनडीनेचर्ड है इसका मतलब कि इट इज सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर डीनेचर्ड होता है इसका मतलब इट इज अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अगर आपने कभी न्यूज में सुना हो जहरीली शराब, तो जहरीली शराब का मतलब होता है वो डीनेचर्ड है, और अगर वो सिर्फ शराब है विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो वो अनडीनेचर्ड है। तो अनडीनेचर्ड ENA या अनडीनेचर्ड RS विच विल बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी GST से बाहर है और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी GST से बाहर है। तो समझो मैं यूबी ग्रुप हूं, यूनाइटेड ब्रूअरीज। आई एम यूबी ग्रुप में यूनाइटेड ब्रूअरीज हूं। मैं बियर बना के बेचता हूं, मैं बियर बना के बेचता हूं, तो जो बियर बेचता हूं उस पे क्या नहीं लगेगा, GST, क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बना के बेचता हूं। और सर बियर बनाने में मैं क्या खरीदता हूं, मैं ENA खरीदता हूं या RS which is undenatured ENA और RS which will be used for manufacturing alcoholic liquor for human consumption। तो ये जो मैं खरीदता हूं इस पे भी क्या नहीं लगेगा, GST। मतलब मेरे इनवर्ड पे भी GST नहीं होगा और मेरे आउटवर्ड पे भी GST नहीं होगा। इससे मेरे लिए स्मूथ होगा कि ना मुझे इनवर्ड पे GST देखना है ना आउटवर्ड पे। ये है ना, इसी साल अमेंड हुआ था, इसीलिए देखो मैंने बोल्ड में दिया है। पहले यहां खाली क्या लिखा था कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे GST नहीं लगेगा, लेकिन अनडीनेचर्ड ENA और RS पे GST लगता था। इससे दिक्कत क्या होती थी, इससे दिक्कत ये होती थी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, लगाने की कोशिश करो कि सर मेरे आउटवर्ड पे कोई पेएबल नहीं है, मेरे आउटवर्ड पे कोई पेएबल नहीं है, लेकिन मेरे इनवर्ड पे क्या लगता था, GST। तो सर वो GST का क्रेडिट तो मिलेगा ही नहीं ना, क्योंकि क्रेडिट तो तब मिलता है जब मेरा क्या होगा, पेएबल। जब कोई पेएबल ही नहीं है तो क्रेडिट कैसे मिलेगा। एंड देयर बाय वो किसका पार्ट बन जा रहा था, कॉस्ट का। और कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा तो सर पे टैक्स लगेगा, क्योंकि कॉस्ट का पार्ट बन जाने के बाद जब अल्कोहलिक लिकर बेचूंगा तो अल्कोहलिक लिकर पे एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाऊंगा, तो एक्साइज ड्यूटी और वैट किस पे लग जाएगा, GST पे, विच इज अ टैक्स ऑन टैक्स। इट इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट। तो जितनी अल्कोहलिक लिकर बनाने वाली कंपनीज है वो सालों से सरकार को बोल रही थी कि सर ये गलत है, इसको ठीक करिए, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था कि आप अल्कोहलिक लिकर पे किसी भी तरह का GST नहीं लेंगे, तो आप ENA और RS पे क्यों ले रहे हैं। एंड देयर बाय गवर्नमेंट ने फाइनली एग्री किया और अभी रिसेंटली इसे डाला गया था। ये फ्रेशली एप्लीकेबल होगा सितंबर 25 की एग्जाम में, यानी जो भी सितंबर 25 की एग्जाम होगी इसमें पहली बार एप्लीकेबल होगा ये बात, क्योंकि ये रिसेंटली आया था कि बेचने वाले पे भी नहीं लगेगा और खरीदने वाले पे भी नहीं लगेगा। दोनों चीजों से हमने उसे फ्री कर दिया कि इसके ऊपर कोई GST एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में MCQs आते हैं और MCQ फंसाएंगे तुमको लिखा होगा डीनेचर्ड ENA या डीनेचर्ड RS, तो लग जाएगा GST, क्योंकि डीनेचर्ड है मतलब वो ह्यूमन कंजम्पशन में इस्तेमाल नहीं होगा, वो फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा, और फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा तो हमने उसे बाहर नहीं किया। या सीधे लिखा होगा अल्कोहलिक लिकर हमने बनाई है फॉर फार्मा इंडस्ट्री, तो अगेन उस पर भी GST लग जाएगा। हमने सिर्फ ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर किया है। देखो 2 बार लिखा हुआ है, यहां भी लिखा है ह्यूमन कंजम्पशन
और यहां भी लिखा है ह्यूमन कंजम्पशन, 2 बार वो वर्ड यूज किया हुआ है। मैंने ये बात आपको पढ़ा दी थी लेकिन उसको फिर डिटेल में कवर कर लिया। सर अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है पर टैक्स तो लगता है ना, वो कहाँ कवर्ड है? हर स्टेट का अलग अलग है ना, हर स्टेट का अलग अलग है। तो तुम गोवा की बात कर रहे हो तो तुम्हें गोवा का स्टेट एक्साइज ड्यूटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, गोवा का स्टेट वैट पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही तुम अगर महाराष्ट्र की बात कर रहे हो तो महाराष्ट्र का स्टेट एक्साइज ड्यूटी पढ़ना पड़ेगा, महाराष्ट्र का स्टेट वैट पढ़ना पड़ेगा। तो हर स्टेट का अलग अलग है, तो वो सिलेबस में कैसे पढ़ सकते हैं हम? तो रियल लाइफ में आप खुद ही उसकी नॉलेज गेन करते हो बाय रेफरिंग द एक्ट्स, क्योंकि आप ना इंटर में पढ़ोगे ना फाइनल के अंदर पढ़ोगे, वो नेचुरल सी बात है। आपको तो एक ऐसा एक्ट पढ़ाया जाएगा जो यूनिवर्सल है, गुजरात में ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है, बिहार में ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। हम तो ड्राई स्टेट है ना सर, ड्राई स्टेट में ऐसा एक्ट ही कैसे होगा? जब बेचना ही अलाउड नहीं है तो क्या जीएसटी, क्या एक्ट, क्या टैक्स लगाओगे तुम? कोई टैक्स लगाने का मतलब ही नहीं बनता है आपका। आगे, ऑन द वैल्यू एट सच रेट्स विच इज लेस देन इक्वल टू 20, ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू 20 सीजीएसटी की बात हो रही है, लेस देन इक्वल टू 20 सीजीएसटी की बात हो रही है। मतलब टोटल जीएसटी मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40, सीजीएसटी अप टू 20 है। मैंने आपको बताया ना ये अमेंड होने वाला है बहुत जल्द, इंट्रो में समझाया था आपको। एक्ट में क्या लिखा है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20, लेकिन एज ऑफ नाउ मैक्सिमम लग कितना रहा है? 14% सीजीएसटी मैक्सिमम लग रहा है। आप बढ़ा के इसे मैक्सिमम कितने तक लेके जा सकते हो? 20 से ऊपर लेके नहीं जा सकते। अगर लेके जाना है तो पहले क्या अमेंड करना पड़ेगा? एक्ट, उसके बिना ये नहीं हो सकता, इसीलिए एज ऑफ नाउ इसको बढ़ाने की बात है। नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड कलेक्टेड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर बाय अ टैक्सेबल पर्सन। चार्जिंग सेक्शन के चारों विंडोज आ गए हैं इसमें, ठीक से देखोगे आप तो चारों विंडोज दिख जाएंगे आपको। चार्जिंग सेक्शन के अंदर गुड्स एंड सर्विस भी दिख जाएगा आपको, चार्जिंग सेक्शन के अंदर सप्लाई वर्ड भी दिख जाएगा आपको, चार्जिंग सेक्शन के अंदर टैक्सेबल पर्सन वर्ड भी दिख जाएगा। ये सारी बातें पूरी होगी तभी क्या लग सकता है? जीएसटी, तब वो टैक्सेबल सप्लाई बनेगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद इसे अभी भी क्या किया जा सकता है? एग्जेम्प्ट। जो कौन सा सेक्शन करेगा? सेक्शन नंबर 11 उसे एग्जेम्प्ट कर सकता है। अब जैसे ही मेरा सेक्शन 9(1) कंप्लीट हो जाता है तो अब नेक्स्ट पेज पे देखो आपको लिखा है सेक्शन 5 इज सेम, जस्ट रिप्लेस इंट्रा विथ इंटर, और कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने आपको 5 वापस दिया ही नहीं है। टू सेव योर कंटेंट की जगह क्यों अननेसेसरी वेस्ट करना है, पूरा कॉपी पेस्ट करता, सिर्फ इंट्रा की जगह क्या लिख देता? इंटर, तो उसकी नीड ही नहीं है। हमने सीधे एक लाइन में लिख दिया कि हर जगह इंट्रा की जगह कर दो इंटर। अब मेरा फोकस आ जाता है विंडो 1 2 3 4 पे कि मुझे एक एक करके इसे रीड करना है। तो आप देखो पेज नंबर 24 पे आपको सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन दी है, जहां आप लिख रहे हो विंडो 1, विंडो 1। मैंने आपको कहा था जिस दिन लिखा हूं विंडो 1 उस दिन समझना जीएसटी शुरू हुआ है, क्योंकि अब कोई बात आप पढ़ना शुरू कर रहे हो जो वैल्यूएबली हमें एग्जाम में डायरेक्ट वेटेज क्रिएट करके देगी। सो अगेन बिफोर आई स्टार्ट दिस, टेक अ फ्रेश पेज। लैंडस्केप, टाइटल डालो टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई, टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई, बगल में सेक्शन 7, सेक्शन 8, शेड्यूल 1 2 3। इस पूरे कंटेंट का पहले ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको। सेक्शन 7 8 शेड्यूल 1 2 3 समझना। अगर मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूं सेक्शन 7 8 शेड्यूल 1 2 3, मतलब मैं किसका ओवरव्यू दे रहा हूं? विंडो 1, विंडो 2 और विंडो 3। यानी कि इस पेज से आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि कोई चीज सप्लाई है या नहीं। जब ये तीनों विंडो पूरे हो जाएंगे तब विंडो 4 पे जाके क्या पढ़ेंगे? टैक्सेबल पर्सन। तब जाके विंडो 5 पे जाके क्या पढ़ेंगे? एग्जेम्प्ट सप्लाई। वो सारा सीक्वेंस बाद में आएगा हमारा। तो यहां आप साइड में लिख रहे हो बगल में विंडो 1 2 3, इनका डिस्कशन ले रहा हूं मैं इस पेज में। तो हमने पूछा सप्लाई क्या होती है, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ने कहा कि नीचे दी हुई 4 चीजें सप्लाई होती है। 7(1)(a),
71AA, 71B, 71C। याद रखने की नीड नहीं है, बट लॉजिक समझाने के लिए मैं लिखा रहा हूं। 71A, 71AA, 71B, 71C। 71A क्या कहता है? गुड्स सर्विसेज बोथ है, प्लस कंसिडरेशन है, प्लस बिजनेस के लिए है, तो उसे सप्लाई कहा जाएगा। कोई नई बात तो नहीं बताई आपको? पहले से पता है आपको ये बात? गुड सर्विसेज बोथ है, तो कौन सा विंडो सेटिस्फाई हो गया होगा? 1। और जैसे ही वो विंडो 1 सेटिस्फाई होता है, विंडो 2 में आपको क्या बोला था? कितनी बातें पूरी होनी चाहिए? 2। पहला कंसिडरेशन और दूसरा बिजनेस। कंसिडरेशन की डेफिनेशन 2 क्लॉज 31, बिजनेस की डेफिनेशन 2 क्लॉज 17, एंड गुड सर्विसेज बोथ की डेफिनेशन 2 क्लॉज 52 एंड 2 क्लॉज 102। गुड्स है 2 क्लॉज 52 में और सर्विसेज है 2 क्लॉज 102 में। जंप करके 71B पे आओ। 71B कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस है प्लस कंसिडरेशन है प्लस बिजनेस नहीं है, तो भी वो सप्लाई बनेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है प्लस कंसिडरेशन है प्लस बिजनेस नहीं भी है, तो भी सप्लाई बनेगा। क्योंकि देखो 71A में क्या बोला था? कंसिडरेशन भी होना चाहिए और बिजनेस भी होना चाहिए। और अब 71B में सिर्फ किसके लिए बोला है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सारे गुड्स एंड सर्विस के लिए सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कि बिजनेस के लिए तो नहीं है, बट क्या पे कर रहे हो? कंसिडरेशन, तो भी हम उसे क्या मानेंगे? सप्लाई। देखो गुड्स की बात तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो यहाँ का मुद्दा ही नहीं है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स तो कस्टम ड्यूटी का मुद्दा है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। क्या लगता है? जीएसटी। एंड देयर बाय इंपोर्ट ऑफ सर्विस को यहाँ पर कवर कर लिया गया है। एंड 71C क्या है? 71C कहता है कुछ गुड सर्विसेज बोथ है प्लस कंसिडरेशन नहीं है प्लस बिजनेस के लिए है, तो उन्हें भी सप्लाई मानेंगे अगर शेड्यूल 1 में उनके बारे में लिखा है तो। जिसमें शेड्यूल 1 में 4 आइटम्स हैं। आपको हर चीज स्ट्राइक हो रही होनी चाहिए कि बहुत बातें बताई हुई है और वो सिर्फ कंसोलिडेट हो रही है। मैंने आपको 3 लिखा है, 71A, 71B, 71C। आपको ये पता चलना चाहिए सर मेन तो 71A ही है, बी तो एक छोटी सी बात कर रहा है, सी तो सिर्फ 4 बातें करने वाला है, मेन तो 71A है। ज्यादातर चीजें सप्लाई किसकी वजह से बनती होगी? 71A की गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए है, फॉर बिजनेस है, तो वो सप्लाई बन जाएगा। 71B में सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन है, बिजनेस के लिए नहीं भी है, तो भी सप्लाई बन जाएगा। 71C कुछ ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो शेड्यूल 1 में लिखी, और शेड्यूल 1 में कितने आइटम्स देखे हैं? 4, जो बिजनेस के लिए तो है बट उसमें क्या नहीं है? कंसिडरेशन, तो भी क्या बन जाएगा? सप्लाई। मैंने 71AA को छोड़ दिया, सिर्फ क्या कराया? A, B और C, क्योंकि AA आपको देख के भी पता चल रहा होगा ये बाद में डाला गया है। यानी जब जीएसटी एक्ट आया था तब सिर्फ 3 ही हुआ करते थे, A, B, C। फिर कुछ डिस्प्यूट्स हुए, कुछ झगड़े हुए, और उन झगड़ों की वजह से AA डालना पड़ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि AA क्यों डालना पड़ा। पहले तो डालो AA में क्या हुआ। AOP, BOI, 2 members and vice versa। AOP, BOI to members and vice versa, ये रिसेंटली भी न्यूज में था, अगस्त महीने की ही बात है, काफी न्यूज में था ये पॉइंट। AOP, BOI to members and vice versa। आपको कोई चीज न्यूज में थी या नहीं थी, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका फीड क्या है। समझ आती है बात? आदमी का इंस्टाग्राम फीड क्या है, उसके फीड से पता चलेगा उसने जितने भी सोशल मीडिया पे हैं वो कौन सी चीज़ें ज़्यादा सर्च की है। अबे हमारे ज़िंदगी में तो जीएसटी और इनकम टैक्स ही है,
तो मेरा आप इंस्टाग्राम या फीड देखोगे तो वही भरा हुआ होता है, सिर्फ वही चीज़ें होती है कि हम वही सर्च कर रहे होते हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं। अब अगर आप टाइम पास चीज़ें करते हो तो आपको नहीं पता चलेगा, अगर आप भी इन्हीं चीज़ों के बारे में सर्च करते हो तो अपने आप फीड में आ जाएगा, क्योंकि वो ज़माना है जहाँ पर यूज़र बिहेवियर के हिसाब से आपको फीड वही दी जाती है जो आप चीज़ें जनरली सर्च करते हो। वही तो एआई का कमाल हो गया ना। तो दैट इज वाई सबको अलग अलग यूजर फीड मिलती है ना, तो आपकी फीड उस पर डिपेंड करेगी। ये रिसेंटली न्यूज में था, क्या है ये, एओपी बीओआई टू मेंबर्स एंड वाइस वर्सा। इसकी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी में आप मेंटेनेंस भरते होंगे, कुछ फ्लैट मेंटेनेंस भरते होंगे। तो एक सोसाइटी है जिसमें 60 फ्लैट्स है, और 60 फ्लैट्स है तो उन फ्लैट्स में हर फ्लैट ओनर को कुछ मेंटेनेंस भरना पड़ता है सोसाइटी को। सोसाइटी और कुछ नहीं होती ही, अपने ही मेंबर्स का एक ग्रुप होती है। उसी ग्रुप को क्या बोला जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसको अच्छी लैंग्वेज में कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोलते हैं हम। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कि सब लोगों ने मिलकर अपना एक एसोसिएशन बनाया है। क्यों बनाया जाता है ये एसोसिएशन, कि सर देखो 60 फ्लैट्स वाले हैं, हर फ्लैट वाले को कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जो बाकी 59 फ्लैट होल्डर्स को भी है, इसीलिए अगर ये सब मिलके काम करेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरे फ्लैट में, कि सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हर फ्लैट वाला अपना वॉचमैन बैठाएगा तो 60 फ्लैट के 60 वॉचमैन हो जाएंगे, विच डज नॉट मेक सेंस। ऐसे ही हर फ्लैट वाले को क्या चाहिए, कि मेरे घर का कोई कचरा लेके चला जाए, तो हर फ्लैट वाला अपना अपना किसी सफाई वाले को बुलाएगा, तो कितना महंगा पड़ने लग जाएगा। इसीलिए वी नीड समथिंग जो कॉमनली हो जाए। कॉमनली हो जाए तो इसका तरीका क्या बनाया है, कि तुम 60 के 60 वाले मिल जाओ और मिल के क्या करो, एक मेंटेनेंस दो। मेंटेनेंस दो तो मेंटेनेंस से एक कॉमन पूल तैयार हो जाएगा। उस कॉमन पूल से हम 6 वॉचमैन रख लेंगे, 4 लिफ्टमैन रख लेंगे, 2 सफाई वाले रख लेंगे, जो वहां पे लाइटिंग वगैरह होने वाली है हमारी सोसाइटी प्रीमाइसेस के अंदर, उसके इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देंगे। ये सब हमारे लिए ईजी हो जाएगा क्योंकि कॉमन पूलिंग हो गई। इंडिविजुअली करोगे तो महंगा ही पड़ेगा ना आपको, सब अपना अपना वॉचमैन लिफ्टमैन और सफाई वाले रखेंगे तो नेचुरली महंगा पड़ेगा। एंड देयर बाय कॉमन पूलिंग कर ली गई। कॉमन पूलिंग कर ली गई तो यहां एक तरीके से सर्विस दी जा रही है बाय द एओपी और बाय द सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स। और मेंबर्स उसके सामने क्या दे रहे हैं, कंसिडरेशन, क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं। तो इस बात को लेके झगड़ा हो गया कि ये जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल और नॉट ऑन दिस थिंग। तो अब इसमें व्यू पॉइंट बन गए। व्यू पॉइंट क्या बन गए, लोगों का क्या कहना था कि ये दो लोग थोड़ी हैं, ये तो एक ही है। दो कहाँ है, ये तो हम ही है, हम ही का एसोसिएशन बना हुआ है, इन्हें दो क्यों बोलती हो, ये तो सेल्फ सर्विस है। खुद ही को सर्विस देने पे कैसा जीएसटी, दूसरे को सर्विस देने पे जीएसटी होता है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे पैसे दे रहे हो तो 2 लोग हैं ना, एंड देयर बाई 2 लोग हैं, एक सप्लायर और एक रेसिपिएंट। यहां पर क्या बोला गया कि दिखने में तो एओपी और मेंबर अलग अलग दिख रहे हैं, बट है तो ये एक ही ना, क्योंकि मेंबर्स की ग्रुपिंग से ही तो क्या बना है, एओपी। तो आप इसको अलग ना माने, इसको क्या माने, सेल्फ। और सेल्फ माने तो जीएसटी कैसे लगेगा, ये लोगों ने कहा। और जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या बोला, ऐसे थोड़ी होता है, एओपी अलग है और मेंबर अलग है, जीएसटी लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ये डिबेट गई कोर्ट ऑफ लॉ में, एंड सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जजमेंट क्या आया, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे ये सब लोग सही बोल रहे हैं। ये भले दिखने में 2 बॉडी है, यह है तो एक ही, और ये है एक ही, तो इस पे जीएसटी कैसे लग सकता है, आप नहीं लगा सकते इस पे जीएसटी। ये जजमेंट आई साल 2022 में, कैलकाटा क्लब की एक जजमेंट थी, और साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे जीएसटी नहीं लग सकता। तो अक्रॉस इंडिया हाहाकार मच गया, क्योंकि अगर एक जगह जजमेंट आ गई कि जीएसटी नहीं लग सकता तो अब कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि जो लगा रहे थे वो भी लगाना बंद कर देंगे। डिपार्टमेंट ने बोला तो गलत बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे हार सकते हैं। एंड डिपार्टमेंट ने 7188 घुसेड़ दिया बीच में, और क्या बोला, वी नलीफाई द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड वी इंसर्ट दिस सेक्शन फ्रॉम अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई 2017 एंड जीएसटी विल बी मेड एप्लीकेबल। तुम्हारे कोर्ट जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कानून हम बनाते हैं और कानून कैसे भी बनाया जा सकता है। दे मेड अ लेजिस्लेटिव अपडेट एंड इंसर्टेड 7188। इसका मतलब अब करंट स्थिति क्या है, जीएसटी लगेगा, बिकॉज इट इज अ सप्लाई। इन्हें एक नहीं माना जाएगा, इन्हें अलग अलग माना जाएगा। इसे कहते हैं नलीफाइंग द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट। कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर देना, जो किया जा सकता है, क्योंकि कानून बनाने का पावर तो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। वहां कोर्ट थोड़ी इंटरफेयर कर सकती है। कोर्ट ने बोला हमारा इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए क्योंकि लॉ में क्लैरिटी नहीं है। अब हमने, गवर्नमेंट ने क्लैरिटी डाल दी और बोला कि इसके ऊपर हम जीएसटी एकदम एप्लीकेबल करेंगे। तो आपको यहाँ एओपी बीओआई टू मेंबर्स एंड वाइस वर्सा पे लिखना है विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017।
अब जब भी मैं ऐसी कुछ बात पढ़ाता हूं ना तो कुछ जन ऐसे हो जाते हैं, ये तो गलत है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। रो ले, रो ले, रो रो के भर ले बाल्टी। रोना पूरा हो जाए तो बताना, आगे पढ़ा लूंगा, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है तेरे रोने से। सर पर तो गलत, छोड़ दे देश। किसने बोला हमारे देश में रहने को? हमारे देश में ऐसे होता है, ऐसे ही होता रहेगा। अब बोलो क्या करना है? कानून है हमारे यहाँ का, देयर इज द लॉ ऑफ द लैंड। इफ यू डोंट, इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द लॉ ऑफ द लैंड, गेट आउट। इट्स एज सिंपल एज दैट। या तो बदलो देश, या तो रोना बंद करो और देश छोड़ दो। सीधी सीधी बात है। तो तुम्हें लगता है तो गलत है तो लो ना, बेड़ा उठाओ, बनो पॉलिटिशियन और बदलाव लाओ। ला सकते हो बदलाव। ये कहना कहां से सही हुआ कि ये तो गलत है? अरे गलत है तो उसे बदलने का बेड़ा उठाओ। दिस इज द लॉ, दिस इज हाउ वी ऑपरेट। हम ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब सप्लाई बनने के अब कितने रास्ते हो गए? 4। तो एक्चुअली में ये जो डबल ए है कोई रास्ता थोड़ी है, तो क्लैरिफिकेशन है। एक्चुअली में तो अभी भी मेन तो 3 ही है ना, ए बी और सी। डबल ए तो खाली बीच में डाल के क्लैरिफाई किया गया है। तो ए डबल ए बी और सी, ये जो आपके 4 डेफिनेशंस हो गई, इससे कोई चीज सप्लाई बन गई, इसको क्लोज करो और इन सब के बीच में लिखो और। ए में नहीं गया तो डबल ए, डबल ए में नहीं गया तो बी, बी में नहीं गया तो सी, किसी में भी चला गया तो सप्लाई बन जाएगा। अब कोई चीज अगर सप्लाई बन गई तो उसके नीचे लिखो 7 सबसेक्शन 1A क्लासिफिकेशन देता है कि कोई चीज गुड्स है या सर्विस। सप्लाई तो बन गया, लेकिन वो गुड्स है या सर्विस, ये हमें बताएगा शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में आपको बताए थे कितने आइटम हैं? 6। ये इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू। जैसे ही बुक में विंडो 1 पढ़ाना शुरू करूंगा, समझ लेना हमने डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया है। ये मैं बेस तैयार कर रहा हूं। मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, रेस्टोरेंट में खाना खाने गया तो रेस्टोरेंट वाले ने मुझे गुड्स भी दिए हैं और सर्विस भी। खाना दिया, गुड्स है, बना के दिए, सर्विस है, दोनों दिए। बोले 100 रुपए का है सर। मैं बोला ओके डन। तो सप्लायर हो गया रेस्टोरेंट वाला, रेसिपेंट हो गया मैं, गुड्स भी दिए, सर्विस भी दिए, गुड्स भी दिए, सर्विस भी दिए। तो 7-1A देख रहे हो आप, गुड्स भी दिए, सर्विस भी दिए, 7-1A देख रहे हो। प्लस क्या कंसिडरेशन लिया है मुझसे? यस। क्या उसका वही बिजनेस है? यस। सारी बातें सेटिस्फाई हो गई। मतलब रेस्टोरेंट वाले ने जो मुझे प्रोवाइड किया वो क्या बन चुका है? सप्लाई। तो मुझे डबल ए बी और सी देखने की जरूरत ही नहीं है। मेरा काम किससे बन गया? ए से। सप्लाई तो बन गया। अब सप्लाई बनने के बाद मेरा सवाल क्या है कि सर ये तो दोनों है, गुड्स भी है, सर्विस भी है। बट ऐसे नहीं चलता, क्योंकि पूरे एक्ट के अंदर कई जगहों पे लिखा होगा गुड्स में ऐसा करना है, सर्विस में ऐसा करना है। तो सर हमें एक निश्चित चीज चाहिए, फाइनल बताओ कि गुड्स है या सर्विस। तो हम किसके पास गए? 7-1A के पास। 7-1A ने क्या बोला? मैं बताता हूं ना। और हमने बोला बता, तो बोलता है जा शेड्यूल 2 पढ़ ले। और शेड्यूल 2 के पास गए तो शेड्यूल 2 में कितने आइटम दिए हैं? 6, जिनमें से जो छठा आइटम है वो रेस्टोरेंट का है। और रेस्टोरेंट के लिए लिखा है कि रेस्टोरेंट को ऐसा माना जाता है, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब ये क्लियर है जीएसटी लॉ में कि रेस्टोरेंट वाले तुम्हें गुड्स नहीं देते, वो तुम्हें क्या देते हैं? सर्विस। और सर्विस के हिसाब से ही पूरा एक्ट पढ़ा जाएगा। यानी शेड्यूल 2 इज जस्ट अ क्लैरिफिकेटरी शेड्यूल। इट इज जस्ट अ क्लैरिफिकेटरी शेड्यूल। आई कैन नॉट से द सेम फॉर शेड्यूल 1. Schedule 1 is not a clarificatory schedule. Schedule 1 is a charging schedule. Because Schedule 1 क्या बोलता है? Consideration नहीं है, तो भी क्या बना देंगे? सप्लाई। अरे Schedule 2 की इतनी हिम्मत नहीं है किसी चीज को सप्लाई बना दे। Schedule 2 सिर्फ क्या कर सकता है? बने हुए सप्लाई को क्लियर करता है कि वो गुड्स है या फिर सर्विस, और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां सिर्फ कितने आइटम है? 6। क्या आपको ऐसा लगता है कंफ्यूजन 6 आइटमों में होती होगी? और भी तो ऐसे बहुत आइटम होंगे जो इन 6 के अंदर कवर्ड नहीं है। तो समझो आप एक ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हो जो इन 6 में कवर्ड नहीं है, तो आपको शेड्यूल 2 से जवाब नहीं मिला। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं। 7 सबसेक्शन 3 में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और नोटिफिकेशन निकाल के बताएंगे कि गुड्स है या सर्विस। जो बहुत कम नोटिफिकेशंस हैं, ज्यादातर तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। मतलब ये रास्ते हैं, ये फ्लो है। आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसमें गुड्स है या सर्विस, वो जानने के लिए पहले क्या पढ़ोगे? शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 पढ़ने का अंदर आइटम ही नहीं है आपका। आइटम ही नहीं है तो क्या पढ़ने जाओगे? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ढूंढने गए, नोटिफिकेशन में आइटम ही नहीं है आपका। तो अब आप क्या करोगे?
सर लास्ट रास्ता, सेक्शन नंबर 8 जवाब जरूर देगा। कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। बगल में लिखो हारे का सहारा। यानी जिसको कोई जवाब नहीं मिल पाया वो फाइनली सेक्शन 8 में आएगा, उसको जरूर जवाब मिलेगा। समझाता हूं मैं आपको। मैं रौनक को पढ़ा रहा हूं, किताब भी दे रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं। गुड सर्विसेज बहुत हो गया, कंसिडरेशन ले रहा हूं, क्या यही काम है मेरा? किसमें सप्लाई बन गया? 7(1)(a। बट सर मैं तो दोनों दे रहा हूं ना, गुड्स और सर्विस। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे को क्लियर करो गुड्स दे रहा हूं या सर्विस, क्योंकि एक्ट के अंदर फिर मैं फंस जाऊंगा। तो देर भाई मैं क्या पढ़ने आया? 7(1)(a। 7(1)(a) ने क्या पढ़ने बोला? शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में कितने आइटम दिए? 6। तो मैं 6 आइटम में ढूंढा, कोचिंग 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 नहीं है, तो मैं कहां गया? 7 सबसेक्शन 3। 7 सबसेक्शन 3 बोला देख कोई नोटिफिकेशन आया क्या कोचिंग के लिए? तो मैंने ढूंढा कोचिंग 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 के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो कहां आना पड़ेगा? सेक्शन 8। और सेक्शन 8 मुझे फाइनली जवाब देगा ही देगा। सेक्शन 8 मुझे कहेगा कि जो आपने सप्लाई की है उसे क्या बोला जाएगा? कॉम्पोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई। और उस हिसाब से हम बताएंगे इसे गुड्स माना जाएगा या फिर सर्विस। जैसे सेक्शन 8 क्या बोलेगा, ब्रीफली बता रहा हूं, डिटेल में तो बाद में पढ़ाऊंगा ये आपको। सेक्शन 8 बोलेगा कि ये जो रेसिपिएंट है ये तेरे पास गुड्स लेने आया था या सर्विस? ये तेरे पास गुड्स लेने आया था या सर्विस? आराम से आंसर आ जाना चाहिए, सर्विस। अब पढ़ने आया था ये। देर बाई ऐसा मानो कि पूरा का पूरा जो तुमने फीस लिया है वो क्या है? सर्विस। भले तुमने साथ में क्या दिया था? गुड्स। इसका मतलब 10,000 रुपए की फीस ली तो वो पूरा क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। उसे गुड्स माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये मुझसे किताब लेने नहीं आया था, ये मुझसे पढ़ने आया था। किताब तो मैंने एडिशन में दिया है, किताब नहीं भी देता तो चलता, किताब तो बाहर मिल ही रही है ना बुक स्टोर से। तो बुक स्टोर से किताब लेता तो सप्लाई ऑफ गुड्स बनता, मुझसे किताब ली है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा। ऐसे सारे मुद्दे कौन क्लियर करेगा? सेक्शन नंबर 8 क्लियर करेगा। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद आप बोलोगे कि अब बताओ इंट्रा है कि इंटर है? इंट्रा है या इंटर है? जिसके लिए कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ता है? IGST एक्ट, जिसका मैं अभी कुछ ओवरव्यू नहीं बना रहा, क्योंकि उसका एक अलग ओवरव्यू बनेगा फिर कि इंट्रा और इंटर कैसे निकाला जाता है। सेवन वन पे लिखो रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 1। 7(1)(a) और 7(3) पे लिखो रोमन नंबर 3। सेक्शन 8 पे लिखो रोमन नंबर 4 और इंटर इंट्रा पे लिखो रोमन नंबर 5। ये विंडो नंबर नहीं लिखा मैंने, नंबरिंग की है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा मैं। रोमन नंबर 1 7(1) पे लिखा है, दैट इज A, और C। रोमन नंबर 3 7(1)(a) और 7(3) के बीच में लिखा है। रोमन नंबर 4 सेक्शन नंबर 8 पे लिखा है। एंड रोमन नंबर 5 इंट्रा और इंटर IGST एक्ट पे लिखा है। सर बीच में रोमन नंबर 2 मिसिंग है, तो मैं पागल हूं क्या? कुछ जनों का दिमाग तो इसी पे है, रोमन नंबर 2 ही नहीं है। अरे जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ ले। 1 3 4 5 दिख रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। 2 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। गिनती तो आती होगी मुझे, यहां तक पहुंचा हूं तो सर रोमन नंबर 2 कहां गया? रोमन नंबर 2 यहां गया कि 7(1) के बगल में आप लिख रहे हो एक सेक्शन है 7 सबसेक्शन 2 जो कहता है आई ओवरराइड 7 सबसेक्शन 1 which is schedule 3, 10 items. This will be your Roman 2. क्या है सर ये 7 सबसेक्शन 2? ये वो 10 आइटम्स हैं जो सप्लाई बन के भी सप्लाई नहीं बन पाते, क्योंकि 7(2) क्या बोलता है? वी ओवरराइड 7(1), मतलब भले ए में चला गया हो, डबल ए में चला गया हो, बी में चला गया हो, सी में चला गया हो, स्टिल वो सप्लाई नहीं है।
तो मैं उसे आपको सेकंड नंबर पे पढ़ाऊंगा। फर्स्ट नंबर पे मैं क्या पढ़ाऊंगा? 7(1)(a), 7(1)(AA), 7(1)(b), 7(1)(c, फिर क्या पढ़ाऊंगा? 7 सबसेक्शन 2, जिसमें क्या पता चलेगा वो सप्लाई नहीं है, तो फिर आगे पढ़ू ही क्यों मैं। लेकिन अगर वो वहां फिट नहीं हुआ तो फिर तो सप्लाई है, तो फिर क्या पढ़ाऊंगा? रोमन नंबर 3 की वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस, फिर सेक्शन नंबर 8, और फिर लास्ट में इंटर है या फिर इंट्रा। मैंने रैंडमली कुछ भी नहीं बोला है, बहुत लॉजिक में सारे नंबर्स बनाए हैं कि किस फ्लो में आप जा रहे हो। तो पहले सप्लाई है या नहीं वो पता चलेगा, तो रोमन 1 रोमन 2 से वो पता चल जाएगा, फिर सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस है वो पता चलेगा, जो रोमन 3 रोमन 4 से पता चल जाएगा, और फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस इंटर है या इंट्रा, वो रोमन नंबर 5 से हमें पता चल जाएगा। दिस विल बी द फ्लो। जिस फ्लो के अंदर मैं रोमन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो रोमन नंबर 1 में सबसे पहले क्या स्टार्ट करूंगा? 7(1)(a), और 7(1)(a) में सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस। आप बुक में आ रहे हो पेज नंबर 24, जहां पे आपको दिख रहा है सबसे पहले गुड्स वर्ड डिफाइन किया है, गुड्स, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखो 2 क्लॉज 102 सर्विस वर्ड डिफाइन किया है। ये दोनों आपके विंडो 1 के पार्ट है। ये गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। इतना बताते ही मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है। इट टुक मी 5 लेक्चर्स टू कवर इंट्रोडक्शन एंड द ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट जीएसटी। ज़्यादातर टीचर्स यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं कि चलो शुरू करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, व्हाट इज़ गुड्स, यहीं से शुरू करते हैं। मैंने 5 लेक्चर देने के बाद अब आपका एक्ट शुरू करना शुरू किया है, यानी कि ये सिर्फ फंडामेंटल तैयार किया है, बेसिक तैयार किया है। तो मैं आज इसे स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे स्टार्ट करके टाइम चाहिए कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, तो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं कह सकता हूँ ऑफिशियली जीएसटी का सिलेबस शुरू अब होगा, क्योंकि मैंने पूरा कंटेंट तैयार किया है। मतलब अभी तक अगर आपको कोई बात बताई भी है ना, तो वापिस बताने ही वाला हूं। कोई भी बात बताई है तो वो जरूर बताने वाला हूं। ये मैंने इंट्रो में बताया है, बेसिक तैयार किया है आपका। तो जो हमारा 60 लेक्चर का पैकेज है उसमें से 5 लेक्चर तो सिर्फ हमारा क्या है? इंट्रो। 6 लेक्चर से मैं क्या पढ़ाना शुरू करूंगा आपको? जीएसटी एक्ट, गुड्स की डेफिनेशन से जो हम शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक जितना कराया आपको उतना घर पे आज एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा 5 लेक्चर रिवाइज करने में। टू बी वेरी ऑनेस्ट 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा 5 लेक्चर रिवाइज करने में, क्योंकि अब देखो जो होगा उसमें घर पे याद करने का काम बढ़ेगा, क्योंकि अब डेली का काम बढ़ेगा, क्योंकि अब कोर कंटेंट आएगा। तो गुड्स की पूरी डेफिनेशन याद रखनी होगी, सर्विसेज की पूरी डेफिनेशन याद रखनी होगी, कोर कंटेंट आएगा तो समय ज्यादा देना होगा। तो इसलिए अभी तक जितना हुआ उसको एक बार ढंग से आप कवर कर लेना, ठीक है? ओके, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास।